वेलकम फ्रेंड्स, आज हम RICSA का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग बूटिंग प्रोसीजर के। रेड हैट का जो बूटिंग प्रोसीजर है वो क्या है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि FTP सर्वर क्या होता है, फाइल सर्वर FTP सर्वर क्या होता है, अपाची सर्वर क्या होता है। इसके अलावा हमने इसमें देखा था NTP सर्वर क्या होता है और क्रोनी सर्वर क्या होता है। टाइम शेयरिंग के लिए कौन कौन से दो सर्वर हैं, एक NTP सर्वर और एक क्रोनी सर्वर। आज हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग बूटिंग प्रोसीजर के बूटिंग प्रोसीजर क्या है। इस लेक्चर के अंदर हम बूटिंग प्रोसीजर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रीसेट रूट यूज़र पासवर्ड के यूज़र का जो रूट यूज़र है उसका पासवर्ड किस तरह रीसेट करना। अगर आप भूल जाते हो रूट यूज़र का पासवर्ड तो आपको किस तरह सेट करना है, रीसेट करना है, वो हम देखेंगे इसी के अंदर ही। आज हम देखेंगे अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिनक्स बूट प्रोसेस टू ट्रबल शूट बूट प्रॉब्लम्स। के हमारे पास बूटिंग लेवल के ऊपर जो जो हमारे पे प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लिनक्स का जो बूट लोड है, जो लिनक्स का जो बूटिंग प्रोसीजर है वो क्या है, किस तरह की मशीन बूट हो गया हमें शो होती है, एक्सेस होती है। देयर आर हाई लेवल स्टेप्स इन द बूट प्रोसेस। You need to aware the file involved in the booting process, while error in these file can cause boot problems। हम जो बूटिंग प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास काफ़ी फाइल्स भी इन्वॉल्व होती हैं कि किन किन फाइल से होता हुआ बूट होता है हमारे पास OS। अगर किसी फाइल में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस स्टेप से आगे वो बूट करेगा नहीं, तो हमें फिर उस स्टेप के ऊपर ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, उस एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। Is there any issue during boot? You need to identify in which phase of boot process the issue lies, and that can take appropriate action to fix the issue। सेम उसी तरह के अगर तो बूटिंग प्रोसीजर पे बूटिंग टाइम पे कोई भी इशू आता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बूटिंग प्रोसेस के ऊपर किस लेवल के ऊपर किस स्टेप के ऊपर कहाँ पे इशू है। अगर किसी फाइल में इशू है या किसी और जगह इशू है तो हमें उस इशू को सॉल्व करना है ताकि हमारी जो मशीन है प्रॉपर बूट हो सके। इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डी। अब सिस्टम डी क्या चीज़ है हमारे पास, हम सिस्टम डी का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सिस्टम डी इज़ द न्यू सिस्टम एंड सर्विस मैनेजर इन रेड हैट 7 RHEL7। It is backward compatibility with sysv init script used by the previous version of Red Hat Enterprise Red Hat Linux include RACL 6 के अंदर। 6 के अंदर हमारे पास जितने भी बूटिंग टाइम के ऊपर जो भी हमारे पास स्क्रिप्ट चलते थे वो सारे के सारे चलते थे इनट वी स्क्रिप्ट चलते थे। तो उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने और उसकी बैकवर्ड रिप्लेस कर दिया, साथ साथ उसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी दे दी सिस्टम डीज के साथ। अब रेड हैट 7 के अंदर जब भी ऑन बूटिंग टाइम पर जो स्क्रिप्ट चलते हैं वो सारे के सारे रन करता है सिस्टम डी। इट रिप्लेस अपस्टार्ट एज द डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन सिस्टम। The following steps summarize how the boot procedure happen in RHEL 7। कि हमारे पास कौन कौन सा स्टेप है जिनके थ्रू वो हमारे पास बूट होती है। अब हम उसके स्टेप्स देखते हैं, बूटिंग प्रोसीजर के स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आता है कंप्यूटर बायोस परफॉर्म पोस्ट। जब हम मशीन को पावर ऑन करते हैं तो हमारे पास उसके सबसे पहले उसका बायोस चलता है। उसके बाद बायोस क्या करता है, बायोस रीड द MBR फ्रॉम द बूट लोडर। के बायोस जो हमारे पास बायोस जो हमारे पास रीड करता है वो MBR सेक्टर करता है जिसके अंदर हमारे पास बूट लोडर पड़ा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप में होता है ग्रब टू बूट लोडर लोड द VM लाइनक्स कर्नल इमेज। ग्रब जो बूट लोडर है लिनक्स रेड हैट का ग्रब 2 वो लोड करता है जो VM लाइनक्स जो कर्नल का जो लिनक्स का कर्नल है, रेड हैट का कर्नल है, उसका इमेज लोड करता है रैम के अंदर। उसके बाद ग्रब टू एक्सट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द initfs रैम इमेज। जो initfs रैम है जो हमारे पास कर्नल के लिए कर्नल का मॉड्यूल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करता है और उसको लोड करता है। द कर्नल लोड द ड्राइवर मॉड्यूल्स फ्रॉम द initfs रैम।
फिर इनट एफ एस रैम के अंदर सारी फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें कौन कौन सा कर्नल है, कौन कौन से कर्नल के मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से इसके साथ हार्डवेयर अटैच हैं, हार्ड डिस्क कौन सी अटैच है, सी डी रोम कौन सा अटैच है, यू एस बी अटैच है, या और अदर डिवाइसेस जो भी हमारे पास अटैच है, सारी सारी इन्फॉर्मेशन इनट एफ एस रैम के अंदर होती है। फिर कर्नल क्या करता है, इनट एफ एस रैम से मॉड्यूल लोड करता है। तो कर्नल स्टार्ट द सिस्टम फर्स्ट प्रोसेस। जब कर्नल सारे के सारे मॉड्यूल लोड कर लेता है, उसको लोडिंग के टाइम पे कोई इशू नहीं आता, तो देन क्या करता है, कर्नल स्टार्ट द फर्स्ट प्रोसेस, सिस्टम फर्स्ट प्रोसेस के जो हमारे पास सिस्टम का फर्स्ट प्रोसेस है, सिस्टम डी RHL7 के अंदर सिस्टम डी था, और रेड एट 6 के अंदर इनट 1 के नाम से प्रोसेस था। जो फर्स्ट प्रोसेस था वो इनट 1 के नाम से था, 7 के अंदर सिस्टम डी हो गया। अब सिस्टम डी क्या काम करता है, जब ये प्रोसेस रन हो जाता है तो इसके क्या काम है, रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स फ्रॉम द ETC सिस्टम डी डायरेक्टरीज। जितनी भी सिस्टम डी डायरेक्टरीज के अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनको रीड करता है। फिर रीड लिंक्स फाइल लिंक बाय द ETC सिस्टम डी सिस्टम डिफ़ॉल्ट डॉट टारगेट्स। डिफ़ॉल्ट डॉट टारगेट्स के अंदर जो जो हमने लिंक क्रिएट किए होते हैं वो उन लिंक को रीड करता है। जिस तरह लिंक क्रिएट करने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ज़रा सा मशीन ऑन कर लूँ। मशीन ऑन होती है उतनी देर तक हम चीज़ें देखते हैं। डिफ़ॉल्ट डॉट टारगेट्स में जो जो हमने लिंक क्रिएट किए होते हैं उनको रीड करता है। ब्रिंग द सिस्टम टू द स्टेट डिफाइंड बाय द सिस्टम टारगेट। फिर जो हमारे पास सिस्टम टारगेट्स के अंदर जो हमने स्टेट उसको डिफाइंड की होती है, किस टारगेट के अंदर उसको बूट करना है, ग्राफिकल टारगेट के अंदर बूट करना है या नॉन ग्राफिकल टारगेट के अंदर बूट करना है, तो वो उसके अंदर बूट करता है। फिर एग्जीक्यूट ETC RC.local। फिर RC.local जो फाइल होती है उसको वो एग्जीक्यूट करता है, उसको वो रन करता है। अब तक हमारे पास मशीन बूट हो गई होगी, तो हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, सिस्टम CTL डिसेबल हमने इसी मशीन के ऊपर किया था लास्ट टाइम VSF TPD। इसको मैं इसकी सर्विस को डिसेबल करता हूँ ऑन बूट टाइम के ऊपर। जब ऑन बूट टाइम के ऊपर जब मैंने डिसेबल किया तो उसने जो लिंक्स हमें बनाए हुए थे, क्रिएट किए थे, मल्टी यूज़र टारगेट और VS TPD के दरमियान जो उसने लिंक क्रिएट किए हुए थे उसने रिमूव कर दिए। ये स्टेप बात करता है कि जो डिफ़ॉल्ट टारगेट्स के अंदर जो लिंक्स क्रिएट होते हैं ऑन बूट टाइम के अंदर, जो ऑन बूट टाइम के ऊपर जब जो जो सी सर्विस को हम एक्टिव करते हैं, अनेबल करते हैं, उसके सारे के सारे लिंक डिफ़ॉल्ट टारगेट के अंदर सेट हो जाते हैं। जिस तरह अभी मैं इसको अनेबल करता हूँ तो उसके जो सेट लिंक्स होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे। ये उसके जो लिंक्स हैं ये क्रिएट हो गए हैं सारे के मल्टी यूज डिफ़ॉल्ट टारगेट के अंदर। इसके अलावा मैं आपको सिस्टम डी का प्रोसेस दिखा देता हूँ। PSOUX ग्रैप करता हूँ सिस्टम डी। ये सिस्टम डी है और ये मेरे पास रूट यूज़र्स को रन कर रहा है। उसका जो प्रोसेस है वो उसकी जो प्रोसेस ID है वो 1 है। किस तरह हम देखते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। टॉप पर ये सिस्टम डी है, इसकी प्रोसेस ID आ रही है 1। जब ये रन हो जाता है उसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की फाइल्स हैं। एक ETC सिस्टम डी डायरेक्टरीज के अंदर जितनी फाइल्स हैं वो रीड होती हैं, और जो लिंक हमारे पास क्रिएट हुए होते हैं डिफ़ॉल्ट टारगेट्स के अंदर वो रन होते हैं। फिर डिसाइड होता है किस टारगेट के अंदर मशीन को बूट करना है, ग्राफिकल टारगेट के अंदर करना है या मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर करना है। अब हमारे पास से ये चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी ग्राफिकल में हमारे पास आ जाती हैं, एक ग्राफ के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले पोस्ट है। पोस्ट का हमारे पास काम क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ सपोर्ट इज एग्जीक्यूटेड। जब मैं मशीन को पावर ऑन करूँगा तो वो पोस्ट रन हो जाएगी। उसके बाद MBR क्या काम करता है, सेलेक्ट द बूटेबल डिवाइस।
जो हमारे पास बूटेबल डिवाइस होती है उसको सिलेक्ट करता है, यानी किस पार्टीशन के अंदर, किस ड्राइव के अंदर मशीन का जो ओएस है उसका बूट लोडर पड़ा हुआ है, उसको वो डिटेक्ट करता है, उसको सिलेक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, एम्बियर क्या करता है, एम्बियर करता है ग्रब 2 को लोड करता है। उस ग्रब 2 के जो ग्रब 2 बूट लोडर है उसका जो वीएम लाइनक्स कर्नल है उसको लोड करता है। फिर उसके अंदर इनट एफएस रैम को जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद कर्नल क्या करता है, कर्नल हमारे पास क्या करता है, जो जितने भी लोड नेसेसरी ड्राइवर्स होते हैं वो सारे के सारे लोड करता है। कहाँ से वो ड्राइवर यूज़ करता है, इनट आरडी के अंदर से या इनट एफएस रैम के अंदर से। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, वो इनट आरडी या इनट एफएस रैम। स्टार्ट सिस्टम फर्स्ट प्रोसेस, फिर ये कर्नल क्या करता है, जब ये सारी चीज़ें लोड हो जाती हैं तो उसके बाद सिस्टम का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करता है फर्स्ट प्रोसेस। फिर सिस्टम डी क्या करता है, रीड कन्फिगरेशन फाइल, सिस्टम डी डायरेक्टरीज, लिंक फाइल, रीड लिंक फाइल्स ये आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो हमने लिंक क्रिएट किए होते हैं डिफ़ॉल्ट टारगेट्स के अंदर वो रीड करता है। उसके बाद हमारे पास ब्रिंग द सिस्टम टू द स्टेट डिफाइंड बाय द सिस्टम टारगेट्स, जो हमारे पास सिस्टम टारगेट जो हमने सेट किया होता है उस टारगेट के अंदर मशीन बूट हो जाती है। तो मैं एक दफ़ा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मशीन बूट का बूट पे मैं मशीन को बूट करता हूँ। जब मैंने मशीन को बूट किया तो ये मेरे पास पावर ऑन हुई है, तो ये पावर ऑन हुई है तो ये मेरे पास कर्नल का जो ग्रब है वो मेरे पास लोड हो गया किसके अंदर, MBR के अंदर। MBR अब इसको जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो अब ये देखिएगा ये यहाँ पे सारे मेरे पास प्रोसेस चलेंगे, रनिंग स्टेट में आएंगे। ये सारे मेरे पास प्रोसेस चल रहे हैं रनिंग स्टेट के अंदर। कर्नल इसमें से लोड कर रहा है, इनट एफएस रैम के अंदर से उसके ड्राइवर्स लोड कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा है, या यहाँ पर वो जॉब चल रहा। इसके अलावा यहाँ पे और जितने डेमंड्स होते हैं वो सारी की सारी उन सर्विसेज को स्टार्ट हो रहा होता है। अगर यहाँ पे कोई इशू आएगा तो मेरी यहाँ भी मशीन स्टक हो जाएगी। देखें सारे ओके आ रहे हैं। सिस्टम डी की इन्फॉर्मेशन है, मैसेजेस बस की इन्फॉर्मेशन है, ब्लूटूथ डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन थी कि जिस तरह जो लगी हुई हैं वो सारी की सारी कनेक्ट होंगी। अब ये मेरे पास ग्राफिकल टारगेट में मशीन बूट हो गई। जितने मेरी मशीन पे ड्राइवर्स हैं, कर्नल हैं, हार्डवेयर से सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी ऑन बूट टाइम के ऊपर चेक हो रही होती है। और उसके अलावा जितनी भी मेरे पास सर्विसेज चल रही हैं मेरी मशीन पर वो भी सारी ऑन बूट टाइम के ऊपर चेक हो रही होंगी। अगर किसी फाइल में अभी किसी सर्विस में इशू है, कोई सर्विस नहीं चल पा रही तो वो ऑन बूट टाइम पे उससे आगे मेरी मशीन चलेगी नहीं। फिर मुझे ऑन बूट टाइम के ऊपर सारी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, उस सर्विस को स्टॉप करना पड़ेगा, फिर मेरी मशीन दोबारा एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद मैं आके चेक करूँगा कि मेरी जो सर्विस है वो क्यों स्टॉप हो गई थी ऑन बूट टाइम पे ऊपर, कोई कॉन्फ़िगरेशन का मिसमैच आ गया या किसी और चीज़ का इशू आ गया। बूट और बायोस, पोस्ट और बायोस। From the system firmware, which can be modern universal extended firmware interface UEFI or the classical basic input output system BIOS, the power on self test is executed and the hardware that is required to start the system is initialized। वही बता रहा है कि हमारे पास दो किस्म की बायोस होती हैं, एक बायोस होती है और एक UEFI मोड होता है। जितने भी हमारे पास अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के हार्डवेयर आ रहे हैं उनमें सब में जो हमारे पास ऑप्शन UEFI की भी आती है और बायोस की भी आती है। आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आपने अपनी मशीन को किसके ऊपर सेट करना है, UEFI के ऊपर सेट करना है कि या बायोस के ऊपर सेट करना है। तो दोनों का फंक्शन यही है। जब मशीन पावर ऑन होती है अगर तो आपके हार्डवेयर सपोर्ट कर रहा है UEFI तो आपका UEFI बूट होगा, अगर आपका हार्डवेयर सपोर्ट करता है बायोस को तो बायोस आपकी बूट हो जाएगी ऑन बूट टाइम के ऊपर सबसे पहले जब आप पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करते हैं। इसमें nowadays UEFI यूनिफाइड एक्सटेंशेबल फर्मवेयर इंटरफेस इज यूज इन प्लेस ऑफ बायोस which has better features such as fast boot time, more security, hardware size more than 2 TB can be supported। अगर मैं अपनी हार्डवेयर को UEFI के ऊपर बूट करवाता हूँ और फिर मैं उसके ऊपर इंस्टॉलेशन करता हूँ अपने OS की, तो मेरे पास जो OS होगा वो मेरे पास जब OS जो बूट होगा तो फास्ट बूट होगा। उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्हांस कर दी है, काफ़ी अच्छे फीचर दे दिए UEFI के अंदर। जो हमारे पास
हार्डवेयर में जो मेरे पास हार्ड डिस्क होगी वो 2 TB तक सपोर्ट करेगी, यानी मैं 2 TB तक एक हार्ड डिस्क यूज़ कर सकता हूँ। बायोस के अंदर 2 TB तक की मैं हार्ड डिस्क यूज़ नहीं कर सकता था। इज देयर नो वे टू स्विच फ्रॉम बायोस टू ऑफ UEFI? यू नीड टू बाय न्यू हार्डवेयर दैट इज इंक्लूड UEFI, or most of the machine now comes with UEFI. UEFI support GPD partition extend of MBR। कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं बायो से UEFI मोड में स्विच कर जाऊँ, तो उसके लिए मुझे कोई नया हार्डवेयर बाय करना पड़ेगा जिसमें UEFI की सपोर्ट होगी। UEFI की जो में जब हम पार्टीशंस बनाते हैं तो उसमें जो पहला सेक्टर जो बनता है जिसको हम MBR कहते हैं, वो MBR नहीं बनता, वो GPD बनता है। बायोस के अंदर MBR बनता है और UEFI के अंदर GPD बनता है, गाइडेड पार्टीशन टेबल। इसके अंदर हमारे पास जो पार्टीशन की सपोर्ट्स होती हैं, जो पार्टीशन की सपोर्ट होती है वो भी हमारे पास मैक्सिमम आ जाती है कि इसमें A to Z पार्टीशंस होती हैं। GPD के अंदर A to Z पार्टीशन हम बना सकते हैं, प्राइमरी पार्टीशन। लेकिन MBR के अंदर हम जो प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। ये इतना फ़र्क आ गया। फिर GPD के अंदर हमारे पास 2 TB तक की सपोर्ट आ गई, MBR के अंदर 2 TB की सपोर्ट नहीं है। उसके बाद MBR क्या चीज़ है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। इट्स साइज 512 बाइट्स। It is the first sector of bootable device. It is divided into 3 parts। कि हमारे पास जो MBR और मास्टर बूट रिकॉर्ड है, ये इसका जो साइज़ है 512 बाइट्स का होता है। ये हमारे पास फर्स्ट सेक्टर होता है बूटेबल डिवाइस के अंदर, और इसके 3 पार्ट्स हैं। इसी तरह GPD के अंदर GPD का जो साइज़ होता है वो मेरे ख्याल से वो 1 MB, मेरे ख्याल से 1 MB के करीब शायद होता है उसका जो साइज़ है। और उसके अंदर भी सेम इसी तरह तीन पार्ट्स को डिवाइड किए गए होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज बूट लोडर एंड द सेकंड पार्ट इज 446 बाइट्स। एंड जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होगा बूट लोडर होगा, उसका जो साइज़ होगा 446 बाइट्स का होगा। जो हमारे पास लिनक्स का जो बूट लोडर है उसमें जो इंस्टॉल होगा तो अपनी जो साइज़ लेगा 446 बाइट का साइज़ लेगा। और सेकंड इज़ द टाइप ऑफ 64 बाइट्स, जिसमें हमारे पास पार्टीशन टेबल की इन्फॉर्मेशन होगी कि मेरे पास कितनी मैंने पार्टीशन बनाई है, उन पार्टीशन का कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी की सारी हमारे पास किस में पड़ी होगी, MBR के अंदर, यानी 64 बाइट्स के अंदर। जो थर्ड पार्ट होगा वो उसमें 2 बाइट्स होंगी, वो यूज़ होगा एरर चेकिंग के लिए कि हार्ड डिस्क के अंदर कोई एरर चेकिंग तो नहीं है, इसको रिकवर किया जाए, या और भी जो भी इश्यूज़ हैं हार्ड डिस्क से रिलेटेड जो भी एरर चेकिंग आती हैं, जो भी एरर्स आते हैं, वो सारे के सारे उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 2 बाइट्स थर्ड पोर्शन के अंदर होती है। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि MBR के अंदर टोटल MBR जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है 512 बाइट्स है। इसको डिवाइड किया गया है कुछ इस तरह 3 पोर्शन के अंदर। तीन पोर्शन के अंदर इसको डिवाइड किया गया, जिस तरह एक ये पोर्शन आ गया, एक ये पोर्शन आ गया। ये मेरे पास पोर्शन है 446 का, ये मेरे पास पोर्शन है 64 का, और ये मेरे पास पोर्शन है 2 का। तो इसी तरह 64 के अंदर बूट लोडर आ जाता है जो हमारे पास लिनक्स का ग्रब है, ग्रब 2 है। पार्टीशन टेबल, इसके अंदर जितनी भी मैं इसके अंदर पार्टीशन बनाऊंगा उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस पार्टीशन टेबल के अंदर होगी। 3 पार्टीशन है, 4 पार्टीशन है, 5 पार्टीशन, जितनी भी पार्टीशन होंगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेरे पास पार्टीशन टेबल के अंदर होगी। उसके बाद मेरे पास एरर चेकिंग के लिए होते हैं कि इस हार्ड डिस्क के अंदर कोई एरर तो नहीं है, ऑन बूट जब ये ऑन हो रही है कोई एरर तो नहीं आ रहा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। OS से रिलेटेड यानी फाइल सिस्टम से रिलेटेड भी जितनी जो एरर होता है कि वो हमारे पास ऑन बूट टाइम के ऊपर हो रही है। तो अक्सर हमने देखा होगा जब विंडोज 7 थी या XP थी आप यूज़ करते थे तो शुरू में एक चेक करता था हार्ड डिस्क सी चेकिंग, वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन एरर चेकिंग के अंदर होती थी। अक्सर आप लिनक्स को बूट करते तो वो ऑन बूट टाइम के ऊपर एरर चेकिंग करना शुरू कर देता है। FSCK की कमांड अक्सर आप नोट करें तो
FSCK की कमांड वो चलाकर ऑन बूट टाइम के ऊपर एरर चेकिंग करना शुरू कर देता है। वो ये चेक करता है कि फाइल सिस्टम के अंदर कोई किसी किस्म का एरर चेक तो नहीं है, अगर कोई है तो मैं उसको रिजोल्व करूँ ऑन बूट टाइम के ऊपर। ये भी सारी इन्फॉर्मेशन या एरर चेकिंग के अंदर होती है। Primary bootloader in Linux is grub2. Partition table is about hardest information attached to the machine. MBR validation check कि MBR की जो सारी होती है वैलिडेशन क्या वगैरह सारी की सारी इसके अंदर चेक होती है, वो सारी टू एरर चेकिंग के अंदर ही आ जाती है। MBR discover the bootable device and load the grub2 bootloader into memory and transfer control over to it. MBR होता है वो क्या करता है, डिस्कवर करता है बूटेबल डिवाइस को, कौन सी बूटेबल डिवाइस है, यानी हमारे पास ये बूटेबल यानी 446 बाइट्स का जो है उसको डिस्कवर करता है, उस पार्टीशन उस साइज को, फिर उसके अंदर लोड कर देता है grub2 बूट लोडर जो लिनक्स का बूट लोडर है। फिर वो फिर वहाँ से लोड होता है मेमोरी के अंदर, चला जाता है रैम के अंदर, और सारा का सारा कंट्रोल फिर किसको दे देता है, grub2 को कंट्रोल दे देता है। अब grub2 bootloader, the default bootloader program used in RHEL7 is grub2. Grub stand for Grand Unified Bootloader. grub2 replaced the older grub bootloader as called as legacy grub. 7 के अंदर ग्रब का जो लिनक्स का बूट लोडर है, रेड हेड का जो बूट लोडर है उसका नाम grub2 है। ग्रब स्टैंड फॉर यूनिफाइड ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। और 6 के अंदर 5 के अंदर जो ग्रब था उसका जो बूट लोडर था उसका नाम ग्रब था। grub2 configuration file is located at boot grub2 grub.conf. Don't edit in the file directory. ये हमने जब पढ़ा था कि जब हमने ग्रब बूट लोडर देखा था, लेने के बूट लोडर के टॉपिक के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। boot to menu configuration setting are taken from etc default grub when generating grub.cfg। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। vim cat etc default और ग्रब, सारी की सारी ये इन्फॉर्मेशन जो ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ग्रब टाइम आउट इज इक्वल टू 5, ग्रब डिस्ट्रीब्यूटर, ग्रब डिफ़ॉल्ट, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो ऑन बूट टाइम के ऊपर जनरेट करता है grub.conf की फाइल से। अगर मैं इसको बूट करता हूँ मशीन को, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास ऑन स्क्रीन के ऊपर, रेड हैट लिनक्स वर्जन 3.10.0-32 सारी की सारी कहाँ से टेकन कर रहा है, कहाँ से एक्सेस कर रहा है, etc डिफ़ॉल्ट ग्रब के अंदर से। इट चेंजेस आर मेड ऑफ एनी पैरामीटर्स यू नीड टू रन grub2 mk-config। अगर तो मैं ग्रब के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज करता हूँ कि किसी भी तरह से, तो मुझे वो फाइल जो ये grub2 grub.conf की जो फाइल है इसको मुझे दोबारा रीजनरेट करवाना पड़ेगा, ताकि सारी सारी चेंजेस जो की हैं मैंने वो इम्प्लीमेंट हो सके। तो उसके लिए जनरेट दोबारा करवाने के लिए कमांड होती है grub2-mk-config। अगर मैं इसी तरह इसमें अगर जो डिफ़ॉल्ट जो टाइम था ऊपर आ रहा था 5 था, उसको मैं अगर 15 कर दूं, 20 कर दूं, 10 कर दूं, तो मुझे दोबारा फाइल था, या इसके अलावा कोई और चेंजेस कर दूंगा, मैं कोई पैरामीटर्स ऐड कर दूं ग्रब के अंदर किसी किस्म के हार्ड डिस्क से रिलेटेड है या और किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो मुझे अपनी grub2 की जो कन्फिग्रेशन फाइल है वो दोबारा जनरेट करवानी पड़ेगी। grub2 सर्चेज द कंप्रेस कर्नल इमेज फाइल आल्सो कॉल्ड एज vm linux इन द /boot डायरेक्टरी। फिर उसके बाद क्या करता है, जो grub2 होता है, जो बूट लोडर होता है, वो vm linux जो कर्नल जो लिनक्स का कर्नल है, जो vm linux है, उसको /boot डायरेक्टरी के अंदर लोड कर देता है उस फाइल उसको। बूट लोडर और क्या क्या के साथ काम करता है। बूट लोडर लोड द vm linux कर्नल इमेज इनटू द मेमोरी एंड एक्सट्रैक्ट द कॉन्टेक्ट्स ऑफ इनट fsram इनटू द टेम्परेरी मेमोरी बेस्ड फाइल सिस्टम। क्या करता है, जो बूट लोडर है वो क्या करता है, कर्नल है जो लिनक्स का उसको लोड करता है मेमोरी के अंदर, और उसके जो जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है कहाँ से, इनट fsram की इमेज से, और उसको टेम्परेरीली मेमोरी बेस्ड फाइल सिस्टम होता है उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर देता है। द इनट रैम इनट rd is an initial root file system that is mounted before the real
रूट फाइल सिस्टम। अब क्या होता है कि जब मेरी मशीन बूट होती है तो पहले जो मेरा अपना ओएस है, रियल ओएस जो होता है मेरा, वो बूट होने से पहले, वो माउंट होने से पहले ये सारी इनट आरडी, इनट रैम एफएस का जो इमेजेस है ये माउंट होते हैं, ताकि मेरे पास चेक हो सके, मेरे पास डिवाइसेस चेक हो सके, मेरे पास डिफरेंट मॉड्यूल चेक हो सके, क्या क्या चेक हो सके। द जॉब ऑफ द इनिशियल रैम फाइल सिस्टम इज टू बी प्री लोड टू ब्लॉक डिवाइसेस मॉड्यूल सच एज फॉर आईडी। अगर कोई आईडी मैंने लगाई हुई है वो है, सेजी है, रेड है। रेड मैंने अगर कोई बनाया हुआ अपने हार्ड डिस्क का रेड, मतलब ये कि अगर एक हार्ड डिस्क करप्ट होती है तो दूसरी चलती रहे, उसका डाटा मेरे पास लॉस ना हो सके। रेड डिफरेंट टाइप्स के हमने पढ़े थे, रेड 1, रेड 2, 3, 4, 5, हमने डिफरेंट किस्म के रेड्स भी पढ़े थे जब हमने रेड का टॉपिक किया था। So that the root file system on which those module commonly reside can be accessed and mounted। फिर क्या होता है कि जब ये चीज़ें चेक होता है, डिसाइडेड होते हैं, सारी वो चीज़ें चेक कर लेता है, तो वो फिर क्या करता है, इसको टेम्परेरीली माउंट कर देता है। जो हमारे पास एक्चुअल रूट फाइल सिस्टम नहीं होता, उसको हमारे पास इनिशियल जो रूट फाइल सिस्टम होता है उस पर वो माउंट कर देता है। The init FSRAM is mount to the kernel and the kernel mounted init FSRAM as a two as part of two stages boot process। फिर क्या करता है, जो init FSRAM है वो कर्नल को क्या करता है, कर्नल को बाउंड करता है। तो कर्नल माउंट द इनट FSRAM, जो कर्नल क्या होता है, कर्नल फिर माउंट करता है इनट FSRAM को दो डिफरेंट बूटिंग प्रोसेस स्टेट के अंदर। एक क्या होता है, एक डायरेक्ट यूटिलिटी होती है, क्रिएट इनट FSRAM एंड न्यू कर्नल इंस्टॉल। लास्ट टाइम जब हमने कर्नल इंस्टॉल किया था तो वो क्या करता है कि वो कर्नल नया इनट FSRAM क्रिएट करता है, नई इनट FSRAM क्रिएट करता है, जिसके अंदर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारे पास आईडी है, हार्ड डिस्क कौन सी लगी हुई है, सजी लगी हुई है, आईडी लगी हुई है, या हार्ड डिस्क का रेट बना हुआ है, कोई यूएसबी लगी हुई है, या रैम कितनी लगी है, कौन कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है, इसके अलावा और कौन कौन सी फाइल्स हैं ओएस के ऊपर चल रही हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो नेसेसरी हैं, जो ऑन बोर्ड टाइम के ऊपर रन होनी ही होनी है, उसकी वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ हो रही होती है, इनट FSRAM के अंदर हो रही होती है। जब भी नया कर्नल इंस्टॉल होता है तो नए कर्नल के मुताबिक उसकी सारी की सारी इनट FSRAM दोबारा क्रिएट होती है। यूज़ द LS init RD, मैं आपको ये कमांड दिखाता हूँ। यूज़ द LS init RD कमांड टू व्यू द कॉन्टेक्ट ऑफ द इमेजेस क्रिएटेड बाय द डेक्रोट। कि जो डेक्रेट ने कमांड ने जो इमेजेस क्रिएट किए हुए हैं वो सारी सारी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से शो हो रही थी, LS init RD कमांड से। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास जो इनट FSRAM है, ये जो इनट FSRAM वाली फ़ाइल है, ये हमारे पास बाज़ दफ़ा डिलीट हो जाती है या करप्ट हो जाती है किसी भी इशू की वजह से, तो मशीन बूट नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि मेरे पास क्या क्या है और डिफरेंट फाइल्स हैं क्या। वो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसको ट्रबल शूट करना पड़ता है। तो दोबारा ट्रबल शूटिंग मोड के अंदर ही इनट FSRAM की फ़ाइल को दोबारा जनरेट करवाना पड़ता है। तो दोबारा जनरेट करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि कर्नल का वर्जन इंस्टॉल कर लो या अपग्रेड कर लो, तो वो मेरे पास वो इजीली इनट FSRAM जनरेट हो जाएगी। नहीं तो फिर आपको इनट FSRAM मैनुअली भी जनरेट करवानी पड़ती है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम के अंदर RSSA के अंदर या RSSA कोर्स के अंदर इसकी ट्रबल शूटिंग नहीं है और बूटिंग प्रोसेस की, कि किस तरह अगर बूटिंग प्रोसेस के ऊपर अगर कोई इशू आ जाए तो उसको किस तरह ट्रबल शूट करना है, सारा अगर ना तो एग्ज़ाम के अंदर सवाल आता है और ना ही आपको इसका RSSA के कोर्स के अंदर है इसकी ऑन बोर्ड टाइम की ट्रबल शूटिंग। इधर मैं कमांड देता हूँ LS init RD। ये देखें सारी, एक मिनट इसको मोर के स्विच के साथ लगाते हैं। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले CPU IO इमेज है, सबसे पहले यहाँ पर वो बता रहा है कि बूट फ्रॉम द इनट FSRAM। अब इनट FSRAM मैं आपको दिखा देता हूँ।
cd/boot बूट के अंदर ये मेरे पास ये इनट आरडी की जो फाइल इमेज पड़ा हुआ है ये ऑन बूट एम के ऊपर होता है। फिर कर्नल जो है, अब कर्नल ने यहाँ पर 3 इनट एफ एस रैम जनरेट की हुई हैं। एक इनट एफ एस रैम ये है, एक इनट एफ एस रैम ये है और एक इनट एफ एस रैम ये है। अब 3 अलग अलग है। एक इनट एफ एस रैम /0/-0-रेस्क्यू है, ये वो है इनट एफ एस रैम है जब मुझे छोटी सी कोई ट्रबल शूटिंग करनी है तो मुझे उसके लिए मशीन को रेस्क्यू मोड में डालना है, रेस्क्यू मोड में लेके जाना है, ट्रबल शूटिंग मोड में लेके जाना, तो उसके लिए ये इनट एफ एस रैम यूज़ होती है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होता है तो ये मेरे लिए उसके लिए ये इनट एफ एस रैम यूज़ होती है। फिर एक इनट एफ एस रैम के डम के लिए भी यूज़ हो रही है। के डम का मतलब ये है कि अगर मेरी मशीन के डम एक किस्म का एक ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है कि मशीन जो है वो क्यों क्रैश हो गई है, किस वजह से क्रैश हो गई है, क्या इशू आया था, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी होती है। तो ये आप कंपलसरी ये तब इन्फॉर्मेशन आती है अगर आपने इंस्टॉलेशन के दौरान के डम अनेबल किया हुआ। अगर आपने के डम डिसेबल किया हुआ तो ये फाइल जनरेट नहीं होगी इनट एफ एस रैम की। बाकी ये 2 फाइल्स आपको लाजमी क्रिएट होंगी। ये अगर इनमें से कोई भी फाइल आपकी डिलीट हो जाती है या करप्ट हो जाती है तो इनट एफ एस रैम आपको दोबारा जनरेट करवानी पड़ती है। तो मैं इस दफ़ा इसको कैट करके देखता हूँ। इनट एफ एस रैम कैट नहीं होगी, रीड नहीं हो पाएगी इनट एफ एस रैम, क्योंकि इसमें हमारे पास इसकी जो ये इमेज पड़ा हुआ था, ये सारी जो ये फाइल है ये कर्नल खुद रीड करता है। हम लोग आम नॉर्मल यूज़र इसको रीड नहीं कर सकता। सेम इसी तरह इधर 2 कर्नल लिनक्स के वर्जन भी आ रहे हैं, एक रेस्क्यू का है और एक लिनक्स का कर्नल जो अपना एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होते हुए मिलता है। इसके अलावा ग्रब 2 है। ग्रब 2 के अंदर हमने लास्ट टाइम चीज़ें देख ली थी सारी की सारी। इसकी ग्रब 2 के अंदर उसकी फाइल्स पड़ी होती हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। फिर एडिट करने के लिए हमारे पास ETC के अंदर फाइल होती है, ETC grub2.conf। ये हमारे पास इजीली एक्सेसिबल है, इसको हम रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और जो चाहे इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो ऑन बूट टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट होती है, रीड होती है, वो सारी की सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ से वो फिर ETC यहाँ से जब इंफॉर्मेशन लोड हुई थी सारी, वो फिर सारी की सारी इंफॉर्मेशन ग्रब boot/grub.conf में से वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेता है कि किस कौन सा कर्नल बूट करना है, किस कर्नल से OS बूट करना है। फिर कर्नल आगे सारी इन्फॉर्मेशन हैंडल करता है, अपने इनट एफ एस रैम से इन्फॉर्मेशन लेता है कि इनट एफ एस रैम के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल हैं। अब मॉड्यूल आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास सारे मॉड्यूल हैं। LS मोड देखने के लिए मॉड्यूल है, LS मोड, इसको मोर कर लेता हूँ। ये सारे के सारे मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे मॉड्यूल चल रहे हैं जो इनट एफ एस रैम के अंदर होते हैं और कर्नल इनको लोड करता है अपनी रनिंग टाइम के ऊपर। जिस तरह इसमें से ये एक जो मेन है आपको दिखा देता हूँ। ई टेबल्स हैं, नेट के लिए है, ब्रिज है, अगर हमने ब्रिज यूज़ करना है ब्रिज है, IPv6 टेबल के लिए है, IPv6 की अगर नेटिंग करवानी है उसके लिए नेट टेबल है। ये फिर IP टेबल्स हैं, मैंगल्स हैं, सिक्योरिटी के लिए कुछ IP टेबल्स हैं, कुछ रहा IP टेबल्स के मॉड्यूल्स हैं, फिल्टर्स के मॉड्यूल्स हैं। ये लैंड कार्ड का मॉड्यूल है E1000, ये लैंड कार्ड के लिए मॉड्यूल है। ये XFS का मॉड्यूल है, यानी हार्डवेयर की किस पार्टीशन के साथ हार्डवेयर को माउंट किया, वो फॉर्मेट किया हुआ है, फाइल सिस्टम किया है, उसका सारा वो है। फिर ये CD-ROM का मॉड्यूल है। ये सारे के सारे हमारे पास मॉड्यूल्स आते हैं, डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स हैं। ये सारे के सारे हमारे पास कर्नल के इनट एफ एस रैम के अंदर होते हैं और सारे के सारे लोड हो रहे होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हार्डवेयर की सारी इंफॉर्मेशन होती है, LS CPU की सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी के सारे CPU का आर्किटेक्चर क्या है,
कौन सा CPU कौन सा है, हमारे पास कितने कोर का CPU है, नूमा इसके अंदर क्या है, ये सारी जब चीज़ें हम देखेंगे जब हम एडवांस लेवल के ऊपर KVM पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो तब हम देखेंगे सॉकेट क्या चीज़ है, नूमा क्या चीज़ है, फिर विजुअलाइजेशन टाइप है, L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे, सारी की सारी उसके अंदर जो कैशेज हैं CPU के अंदर कौन सा मॉडल का CPU लगा हुआ है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का CPU है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन LS CPU के अंदर आती है। फिर LSOF, ये सारी की सारी फाइल्स की इंफॉर्मेशन है LSOF के लिए। फिर LS के साथ LS बेल्क से यानी जितनी भी हमारे पास हार्डवेयर हैं उनकी IDs, बेल्क IDs क्या है, वो हमारे पास यूजू IDs क्या है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी होती है। LS बेल्क ID, ये सारी की सारी इसकी हार्ड डिस्क की हमारे पास पार्टीशन की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। LS मोड हमने देख लिया, LS लॉगिन, LS एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे पास फाइल्स के ऊपर जिस लोकेशन के स्टेप में बैठा हूँ, मैं इस लोकेशन के ऊपर हूँ, तो इस लोकेशन के ऊपर जो सी फाइल्स हैं उनका एट्रीब्यूट क्या है, वो सारा के सारा हम LS एट्रीब्यूट से देख सकते हैं। LS CPU, LS USB से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी LS USB के अंदर आ रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी ऑन इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी इनट FSRAM के अंदर होती है कि किस तरह क्या क्या चीज़ें माउंट करनी है, किन किन चीज़ों को लोड करना है, और सारी की सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही होती है। और मेन चीज़ जो थी इनट RD थी, वो भी हमने देखी है। इनट RD के अंदर कैटरोड का जो वर्जन है ये चेक किया, अभी उसके अंदर उसके आर्ग्यूट्स के जो मॉड्यूल्स हैं, बैश क्या है, इसके अलावा नेटवर्क का मॉड्यूल है, इफ़ CFG है, DRT है, फिर सारी सारी कमांड्स हैं, शट डाउन है, सिस्टम डी है, बायोस डिवाइस नेम है, UDEV डिवाइसेस के जो रूल्स हैं वो हैं सारे। इसके अलावा डिफरेंट प्रोसेस हैं जो ऑन बूट टाइम के ऊपर चल रहे हैं, और कौन कौन सी फाइल्स हैं जो ऑन बूट टाइम के ऊपर रीड होनी है, एक्सट्रैक्ट होनी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी यहाँ पे पड़ी होती है। ये सारी सारी फाइल्स हैं। ठीक है, इसको दिखा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, लोडिंग द कर्नल। कर्नल अब क्या काम करता है, अब कर्नल किन किन चीज़ों को लोड करता है। जब कर्नल लोड हो जाए, ये सारी बूट, ये हमारे पास क्या आता है, बूट लोडर जब लोड हो जाए, उसकी सारी जो उससे कोई इशू ना आए, उसने जो जो फाइल्स जनरेट की थी, इनट FSRAM उसने क्रिएट कर दी, ये सब कुछ हो गया। जब फाइल सारी लोड होगी, मॉड्यूल सारे लोड हो गए कर्नल के, सब कुछ हो गया, तो अब कर्नल आगे क्या काम करता है, कर्नल क्या करता है वो देखते हैं। कर्नल क्या करता है, कर्नल स्टार्ट द सिस्टम डी प्रोसेस विद द प्रोसेस ID ऑफ 1। कर्नल क्या करता है, कर्नल प्रोसेस ID को रन करता है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था टॉप के अंदर, मैंने आपको कमांड दिखाई थी सिस्टम डी। ये प्रोसेस ID है जिसकी ID 1 है, इसको वो रन करता है, स्टार्ट करता है। इस ऑपरेटिंग से इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हमने देखी थी। ये हमारे पास लिनक्स का फर्स्ट प्रोसेस होता है जिसको पेरेंट प्रोसेस भी कहते हैं। इसके अंदर सारे प्रोसेस रन हो रहे होते हैं। इट आल्सो लोड द नेसेसरी ड्राइवर मॉड्यूल्स फ्रॉम द इनट RD रैम्स, इनट RD इमेज। जो इनट RD इमेज के अंदर जो हमारे पास नेसेसरी ड्राइवर्स होते हैं वो लोड होते हैं, ताकि हमारे पास बूट टाइम, इसका जो बूटिंग टाइम के ऊपर जो जो हमें ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, जो जो हमें मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं नेसेसरी, वो सारे लोड होते हैं। द बूट लोडर ग्रब टू में प्रेजेंट अ बूट मेन्यू टू द यूजर और कैन बी कॉन्फ़िगर टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट अ डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। कि हमारे पास मेन्यू होता है बूट लोडर का, वो अक्सर वो हमारे पास क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन कर देता है। जिस तरह मैं बूट करता हूँ तो वो मेरे पास आती है सारी इन्फॉर्मेशन 1 2 3 4 करके, वो सारी सारी ऑटोमेटिकली, अगर मैं वहाँ पे सेलेक्ट नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो मेरे पास बूट लोड होता है। तो लोड लिनक्स द कर्नल इज़ लोडेड टुगेदर विद द इनट FSRAM। तो साथ साथ हमारे पास इनट FSRAM भी साथ साथ लोड हो रही होती है। द इनट FSRAM contain kernel modules for all hardware that is required to boot, as well as the initial script required to process the next stage of booting।
और साथ साथ कर्नल क्या करता है, कर्नल साथ साथ इनट एफ एस रैम को भी लोड करता है और इनट एफ एस रैम से सारे वो मॉड्यूल्स लोड करता है जो हमें ऑन बूट टाइम के ऊपर रिक्वायर्ड होते हैं, नेसेसरी होते रिक्वायर्ड होते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड। वो सारे सारे कर्नल मॉड्यूल्स जो होते हैं वो लोड करता है और साथ साथ वो नेक्स्ट स्टेज पर बूटिंग के लिए इनिशियल स्क्रिप्ट्स भी रन करता है जो हमारे पास सिस्टम डी प्रोसेस सारा रन कर रहा होता है। On RHL7, the init FSRAM contain a complete operating system which may be used for troubleshooting purpose। कि हमारे पास init FSRAM में तकरीबन हमारे पास पूरा ऑपरेटिंग से ऑपरेशनल सिस्टम होता है कि हमारे पास कंप्लीट ऑपरेशन सिस्टम होता है हमारे पास init FSRAM के अंदर, जो हमारे पास ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑपरेशनल सिस्टम में यही है, इनट एफ एस रैम के अंदर ऑपरेशन सिस्टम यही है। सिर्फ इसलिए वजह से इसको ऑपरेशनल सिस्टम कहते हैं क्योंकि इनट एफ एस रैम नहीं होगी तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेशन में नहीं आएगा, वो यूज़ नहीं हो पाएगा, लोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनट एफ एस रैम के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है हार्डवेयर की, फाइल्स की, और जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है जो उसको बूट टाइम में लोड करनी होती हैं वो सारी सारी इनट एफ एस रैम के अंदर होती हैं। स्टार्ट सिस्टम डी। अब सिस्टम डी जब हमारे पास प्रोसेस आईडी जो 1 है हमारे पास सिस्टम डी की है, वो जब स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास तब क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन, तब कौन कौन सी फाइल्स जनरेट होती हैं, क्रिएट होती हैं, रन होती हैं, वो सारी की सारी हम देखते हैं। सॉरी, क्रिएट नहीं होती, सिर्फ रन होती हैं और सिस्टम डी उन फाइल्स को रन करता है, उन प्रोसेस को रन करता है जो उसको चाहिए होते हैं बूट टाइम के ऊपर, वो सारे के सारे इसको रन करता है। The kernel start the system D process with the process of ID 1। कर्नल जो है वो सिस्टम डी का प्रोसेस स्टार्ट करता है जिसकी ID 1 है। सिस्टम डी इज द फर्स्ट प्रोसेस that start after the system boot and is the final process that is running when the system shut down। सिस्टम डी सिर्फ एक वाहिद प्रोसेस है जो हमारे पास जब मशीन स्टार्ट होती है तब इसका प्रोसेस चलता है और जब मशीन शट डाउन होती है तब इसका प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा इसका प्रोसेस हमेशा रनिंग स्टेट में रहता है, कभी भी प्रोसेस स्टॉप नहीं होता जब तक मेरी मशीन पावर ऑन है। इट कंट्रोल्स द फाइनल स्टेजेस ऑफ बूटिंग एंड प्रिपेयर द सिस्टम फॉर यूज। इट आल्सो स्पीड्स अप बूटिंग बाय लोडिंग सर्विसेज कंटेंट। तो फिर हमारे पास क्या करता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है हमारे पास ये हमारे पास कंट्रोल करता है हमारे पास जितनी बूटिंग प्रोसेस, असल में बूटिंग प्रोसेस का फाइनल स्टेज होती है बूटिंग की, तो उसके अंदर जितनी भी हमारे पास उसकी बूटिंग से रिलेटेड आगे सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से प्रोसेस चलने हैं, कौन कौन सी सर्विसेज लोड होनी है, वो सारा का सारा काम कौन करता है, सिस्टम डी करता है। System D reads the file linked by the etc system D system default or targets. For example, the usr lib system D multi-user target to determine the system default target. The system target file defines the services that system D starts. अब इसमें क्या चीज़ होती है, जब सिस्टम डी जो है वो फाइल्स का लिंक रीड करता है कि हमारे पास कौन सा डिफ़ॉल्ट टारगेट है जिसमें मशीन को बूट करना है। अगर फ़र्ज़ करो मेरे पास ग्राफिकल टारगेट है, जिस तरह भी मेरे पास मशीन ये लोड हुई हुई है, ग्राफिकल टारगेट के अंदर मेरे पास मशीन लोड हुई है, फिर जब ये सिलेक्ट हो जाता है कि मशीन किस टारगेट के अंदर बूट करनी है, मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर करनी है या ग्राफिकल टारगेट के अंदर, तो जब मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर या ग्राफिकल टारगेट के अंदर जब मशीन को लोड कर दिया जाता है, तब उस टारगेट के अंदर जो सी सर्विस चल रही होती हैं, जो से उसके टारगेट सेट किए होते हैं, वो सारे के सारे रन किए जाते हैं। टारगेट कौन कौन से होते हैं, जो सेट यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, असल में यूनिट्स होते हैं जो हमारे पास सिस्टम डी मैनेज कर रहा होता है, उनको एक्सेस करते हैं ऑन बूट टाइम के ऊपर उस रन लेवल के अकॉर्डिंग, यानी उस टारगेट के अकॉर्डिंग। अगर मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर फर्ज करो, अगर मल्टी यूज़र टारगेट के अंदर 50 सर्विसेज हैं जो रन हो रही हैं या 50 यूनिट्स हैं, सर्विसेज तो नहीं कह सकता क्योंकि सिर्फ सर्विसेज होगी, यूनिट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो मुझे सिर्फ ऑन बूट टाइम के तो ऊपर यूनिट्स ही जनरेट रन होने हैं मल्टी यूज़र के अंदर। अगर मल्टी यूज़र के अंदर फर्ज करो 10 यूनिट्स हैं तो वो 10 के 10 यूनिट्स रन होंगे। अगर ग्राफिकल के अंदर
20 टारगेट हैं, 20 यूनिट्स हैं, तो पहले वो डिसाइड होगा कि कौन सा टारगेट बूट करना है। अगर ग्राफिकल टारगेट है तो ग्राफिकल टारगेट के अंदर जितने भी यूनिट्स होंगे उनको बूट किया जाएगा, उनको स्टार्ट किया जाएगा। तो इसी तरह अगर मल्टी यूज़र टारगेट है उसके अंदर 10 टारगेट 10 यूनिट 10 यूनिट्स को पहले रन किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास GUI या मल्टी यूज़र टारगेट कंसोल हमारे पास आ जाएगा कि हमने मशीन को तब लॉगिन करना है। सिस्टम डी अलाउ टू मैनेज द वेरियस टाइप ऑफ यूनिट्स ऑन द सिस्टम इंक्लूडिंग सर्विसेज। अगर कोई सर्विसेज से रिलेटेड टारगेट्स हैं तो वो हमारे पास सर्विसेज हैं, वो नेम डॉट सर्विसेज होंगी। अगर कोई टारगेट्स हैं तो नेम डॉट टारगेट्स होंगे। अगर कोई डिवाइसेज हैं तो नेम डॉट डिवाइसेज होंगी। अगर कोई माउंट पॉइंट, अगर कोई फाइल सिस्टम का माउंट पॉइंट है तो नेम डॉट माउंट हो जाएगा। अगर कोई सॉकेट्स हैं तो वो नेम डॉट सॉकेट्स आ जाएंगी। सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है। नेम डॉट टारगेट्स, नेम डॉट सर्विसेज, नेम डॉट डिवाइसेज, नेम डॉट माउंट और नेम डॉट सॉकेट, ये सारी की सारी हमारे पास कौन हैंडल कर रहा होता है? सिस्टम डी हैंडल कर रहा होता है। उस टारगेट के अगेंस्ट जो सा टारगेट रन होना है, जो टारगेट लोड होना है। अब सिज वी रन लेवल्स और टारगेट यूनिट्स, इनके दरमियान कंपैरिजन था जो हमारे पास हमने पहले भी हमने देखा था जब हमने रन लेवल्स पढ़े थे, टारगेट्स पढ़े थे, क्या टारगेट्स क्या होते हैं, तब हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। सिस्टम डी जो है हमारे पास यहाँ 6 का, अगर रेड एट 6 में बात करें तो रेड एट 6 का जो सिस वी का जो प्रोसेस था, जो इनिट का जो प्रोसेस था, जो इनिट का जो प्रोसेस था हमारे पास इस 6 के अंदर जो इनिट प्रोसेस था वो हमारे पास क्या था, वो 1 था, उसका आईडी, उसकी आईडी 1 थी। वो क्या, वो भी यही सारी इन्फॉर्मेशन चेक करता था कि उसको मशीन को किस तरह लेवल के ऊपर बूट करना है। तो उसकी ETC कन्फिग्रेशन, सारी ETC के अंदर जो जो कन्फिग्रेशन फाइल है उनको लोड करता है। फिर इसी तरह उसकी सारी इन्फॉर्मेशन के उस रन लेवल के अंदर किन किन सर्विसेज ने चलना है, किन किन फाइल्स ने लोड होना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारे इनिट 1 यूज़ करता था, इनिट 1 सेलेक्ट करता था, रन करता था। अब 7 के अंदर इनिट 1 की जगह सिस्टम डी आ गया। सिस्टम डी अब सारी इन्फॉर्मेशन चेक करता है कि किन किन फाइल्स को लोड करना है, कौन किस टारगेट के अंदर करना है, कौन कौन से यूनिट्स को लोड करना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिस्टम डी के अंदर होती है। रन लेवल्स आ गए 0 1 2 3 4 5 6। 0 रन लेवल है वो पावर ऑफ के लिए यूज़ होता है। हमारे पास शट डाउन मशीन है और पावर ऑफ है। और इसी तरह जो रन लेवल 1 है या रेस्क्यू टारगेट है वो हमारे पास रेस्क्यू के लिए यूज़ होता है। इसी तरह जो रन लेवल 2 3 4 5 2 3 4 है वो हमारे पास मल्टी यूज़र टारगेट के लिए यूज़ होता है, मल्टी यूज़र टारगेट है। और नो, इसमें ग्राफिकल नहीं होता है, सारा का सारा मल्टी शेल होता है। फिर उसके बाद 5 जो होता है वो रन लेवल 5 जो है वो हमारे पास ग्राफिकल टारगेट है, इसमें ग्राफिकल इंटरफेस होता है। हमारे पास जो 6 है वो रीबूट के लिए है और रीबूट टारगेट होता है। सिस्टम डी अपने साथ साथ और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास रखता है, अपने साथ साथ कौन कौन से स्टेट्स को रखता है वो देख लेते हैं। सिस्टम ब्रिंग्स द सिस्टम टू द स्टेट डिफाइंड एज द सिस्टम टारगेट्स परफॉर्मिंग सिस्टम इनिशियलाइज। जब हमारे पास सिस्टम डी इनिशियलाइज हो जाता है या सिस्टम टारगेट्स जो हमने सेट किया होता है वो जब इनिशियलाइज हो जाता है तो क्या क्या हमारे पास उसकी सेटिंग होती हैं। सेटिंग द होस्ट नेम, इनिशियलाइज द सेट नेटवर्क को हमारे पास क्या करता है, सेट द होस्ट नेम, जो हमने मशीन का होस्ट नेम रखा था उसको सेट करता है। इनिशियलाइज नेटवर्क करता है, नेटवर्क को इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइजिंग SE लिनक्स बेस्ड ऑन इट कॉन्फ़िगरेशन, SE लिनक्स को किन किन फाइल्स के ऊपर ऑन करता है, डिसेबल करता है, सारी की सारी वो भी सारा इनिशियलाइज करता है SE लिनक्स को पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उस लेक्चर के अंदर हम SE लिनक्स को पढ़ेंगे। SE लिनक्स क्या चीज़ है, क्या ये SE लिनक्स एक किस्म का सिक्योरिटी मॉड्यूल है जो हमें सिक्योरिटी को, रेड हैट की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखेंगे किस तरह इसको यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, किस तरह इसको यूज़ किया जाता है फाइल्स के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर, फोल्डर्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। ये सारी की सारी हम चीज़ें देखेंगे SE लिनक्स के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर SE लिनक्स का कवर करेंगे।
प्रिंटिंग वेलकम बैनर, अगर कोई वेलकम बैनर मैंने कोई प्रिंट करवाया हुआ है तो वो सारा का सारा इसको लोड करेगा। इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर बेस ऑफ कर्नल बूट आर्गूमेंट्स, जो कर्नल आर्गूमेंट्स पास करवाए होंगे उन बूट टाइम के ऊपर उसके मुताबिक हार्डवेयर को इनिशियलाइज करवाएगा। माउंटिंग द फाइल सिस्टम, पूरे का पूरा फाइल सिस्टम का माउंट करेगा स्लैश के ऊपर, इंक्लूडिंग विजुअल फाइल सिस्टम सच एज स्लैश प्रोक फाइल सिस्टम, और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास विजुअल फाइल सिस्टम होंगे सबके सबको वो माउंट करेगा। जिस तरह हमारे पास स्लैश प्रोक फाइल सिस्टम है, ये हमारे पास विजुअल फाइल सिस्टम होता है, इसको वो साथ माउंट करेगा। माउंटिंग के लिए जो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, वो सारी की सारी माउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है वो हमने लास्ट जब हमने लेक्चर्स पढ़े थे हार्डवेयर पार्टीशन का लेक्चर, तो उसके अंदर हमने पढ़ी थी ईटीसी के अंदर एफ.एस. टैब के अंदर हमने एफ.एस. टैब एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर हमारे पास सारी की सारी बूटिंग टाइम के ऊपर जो डिवाइसेस कनेक्ट होनी होती हैं, माउंट होनी होती है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कैट ईटीसी एफ.एस. टैब, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हार्ड डिस्क की किस पार्टीशन को कहाँ माउंट करना है, स्लैश बूट की पार्टीशन को कहाँ माउंट करना है, होम की पार्टीशन को कहाँ माउंट करना है, जो स्वैप पार्टीशन है उसको कहाँ पे माउंट करना है, कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ईटीसी एफ.एस. टैब के अंदर होती है। क्लीनिंग अप डायरेक्टरी इन स्लैश वार, उसके बाद स्टार्ट स्वैपिंग, फिर हमारे पास जो स्वैप मशीन जो स्वैप पार्टीशन होती है उसको स्टार्ट होती है। ये सारा का सारा सिस्टम डी था। इस एंड पे हमारे पास सर्विसेज समरी आ गई है। समरी के अंदर क्या है, इसी तरह पोस्ट है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, सिलेक्ट बूट डिवाइसेस है कि कौन कौन बूटेबल डिवाइसेस है, कौन कौन सी बूटेबल डिवाइसेस जो है वो सिलेक्ट होनी है, बायोज है या यूईएफआई है। उसके बाद लोडिंग द बूट लोडर है कि बूट लोडर कौन सा कहाँ से लोड होना है। उसके बाद लोडिंग द कर्नल है, कर्नल की इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ से इसको लोड होगा उसकी। उसके बाद स्टार्टिंग स्क्रिप्ट है जो हमारे पास चलता है एफ इनट 6 के अंदर इनट है और 7 के अंदर वो हमारे पास सिस्टम डी है। फिर प्रोसेस द इनट आर डी दो टारगेट्स हैं, यानी उसके बाद फिर टारगेट सेट होते हैं, कौन सा टारगेट रन होना है। फिर स्विच द रूट फाइल सिस्टम है, फिर फाइल सिस्टम पूरा का पूरा माउंट होता है, एक्चुअल फाइल सिस्टम माउंट होता है। जो यहाँ पर फाइल सिस्टम हमने बात की थी इनट एफ.एस. रैम के अंदर, वो इनका बूटेड टाइम के ऊपर इनका अपना टेम्परेरी माउंटिंग होता है, जिसके टेम्परेरी फाइल सिस्टम होता है जिसको माउंट किया जाता है और चेक किया जाता है कौन कौन सी हार्डवेयर हमारे पास अटैच है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इनट एफ.एस. रैम के थ्रू आ रही होती है। फिर एक्चुअल जो फाइल सिस्टम होता है उसको माउंट किया जाता है, किस फाइल से माउंट किया जाता है, ईटीसी एफ.एस. टैब के अंदर से। फिर एंड पे हमारे पास सिस्टम को डिफ़ॉल्ट टारगेट के लिहाज से लोड कर दिया जाता है, रन कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे रीसेट रूट यूज़र पासवर्ड के रूट का जो पासवर्ड है वो किस तरह हमने सेट करना है। तो ये देख लेते हैं ज़रा जल्दी से कि हमारे पास रूट यूज़र का जो पासवर्ड है वो किस तरह सेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल बट वी मस्ट बी केयरफुल बिकॉज इफ़ वी डू अ रॉन्ग एक्शन आवर सिस्टम कुड बी इन डेंजर। कि हमारे पास ये सिंपल प्रोसेस तो बहुत ईजीली है कि हमारे पास सिस्टम का जो रूट यूज़र है उसका पासवर्ड किस तरह ब्रेक करना है। लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी किसी किस्म की तो हमारा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेंजर में आ जाएगा। तो दिस इज़ अ टूल दैट यूजफुल फॉर सिचुएशन दैट आर रिक्वायर्ड अ सुपर यूज़र एक्सेस विदाउट द पासवर्ड। इसके अंदर हमारे पास एक सुपर यूज़र एक्सेस होता है जिसको एमरजेंसी मोड कहते हैं या रेस्क्यू मोड कहते हैं। वो उसके अंदर लॉगिन कर जाता है, सुपर यूजर्स के अंदर लॉगिन कर जाता है विदाउट एनी पासवर्ड, कॉजेज द प्रोग्राम चेंजेस द पेरेंट रूट डायरेक्टरी फॉर द करंट रनिंग प्रोसेस एंड इट्स चाइल्ड टू द फर्स्ट स्टेप to reset the root password is boot the Red Hat machine in the emergency mode. For this purpose we will use rd.break। अगर मुझे एमरजेंसी मोड के अंदर जाना है, रेड हेड मशीन के एमरजेंसी मोड के अंदर जाना है पासवर्ड का रूट का पासवर्ड रीसेट करने के लिए, तो मैं कमांड यूज़ करूँगा rd.break। देखते हैं करते हैं इसको। मैं एक दफ़ा मशीन को रीबूट करता हूँ। ये मेरे पास, और यहाँ पर मैं अपनी जब भी अगर मैंने मशीन का पासवर्ड रीसेट करना है अपनी मशीन का, मुझे भूल गया तो मैं इस स्क्रीन के ऊपर आऊँगा। एग्ज़ाम के अंदर आपको पासवर्ड नहीं बताया गया होगा, आपको सबसे पहले पासवर्ड अपनी मशीन का ब्रेक करना है, उसके बाद ही आप बाकी के सवाल कर पाएंगे। अगर आप पासवर्ड ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो फिर आप पेपर भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले पासवर्ड को ब्रेक करना है।
पास ऑफ ब्रेक टू एडिट द सिलेक्टेड आइटम और सी फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये हमारे पास ग्रब बेस्ट है। हम यहाँ पे कहाँ पे बैठे हैं, ग्रब के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जब मैं ई सेलेक्ट करूँगा तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, ग्रब की फाइल के अंदर आ जाऊँगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना, ई प्रेस करना ताकि मैं एडिट कर सकूँ। जब मैंने एडिट किया तो ये मेरे पास सारा का सारा हम कहाँ पे आ गए, ग्रब की फाइल के अंदर आ गए, ग्रब 2 के अंदर आ गए। सारी चीज़ें हमने देखी थी etc ग्रब बूट स्लैश ग्रब 2 ग्रब डॉट CFG फाइल के अंदर सारी हमने इन्फॉर्मेशन देखी थी। रेड हैट लिनक्स का जो वर्जन है 3.10 है, मैपीओ है, ये सारी की सारी हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी थी। ये हार्डवेयर का जो सारी वही सेम सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने उस फाइल के अंदर देखी थी वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये इनट एफ एस रैम है, सारी की सारी इनट एफ एस रैम का इमेज है, कौन सा लोड हुआ है, इनट आर डी है, इनट आर डी का वर्जन है, ये सब कुछ है। तो यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास RHB क्वाइट, ये रिमूव करना है आपको और इसके एंड पे लिखना है rd.break। जब rd.break लिख देंगे, जिस तरह अभी हमने देखा था यहाँ पर rd.break हमें कहाँ पे यूज़ करना है, जब हमने आना है रेस्क्यू मोड के अंदर आना है या एमरजेंसी मोड के अंदर आना है, तो उसके लिए हमें rd.break करना पड़ेगा। rd.break किया मैंने, तो अब कहता है प्रेस कंट्रोल X टू स्टार्ट और प्रेस कंट्रोल C फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट और एस्केप। अगर मैं एस्केप प्रेस करता हूँ तो ये सारा का सारा मेरे पास डिस्कार्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल X करता हूँ तो मेरी जो मशीन है वो एमरजेंसी मोड में स्टार्ट हो जाएगी, एमरजेंसी मोड के अंदर एंटर हो जाएगी। तो C करता हूँ तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो मुझे एमरजेंसी मोड के अंदर जाना था, उसके लिए मैं कंट्रोल X करता हूँ। तो अब ये मेरी मशीन है आस्ता आस्ता एमरजेंसी मोड के अंदर आ गई है। अब देखिए एमरजेंसी मोड के अंदर आ गई है, लॉगिन हो गई है विदाउट एनी पासवर्ड। ये एक सुपर यूज़र मेरे पास कनेक्ट हो गया किसके अंदर, एमरजेंसी मोड के अंदर। ऊपर लिखा भी हुआ आपके पास आ रहा है एंटरिंग एमरजेंसी मोड, एग्जिट द शेल टू द कंटिन्यू। अगर तो मैं एग्जिट करता हूँ तो मेरे पास कंटिन्यू हो गया, मेरी मशीन बूट हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर करना है एमरजेंसी मोड के अंदर आ गया, एंटर हो गया। अब जब एमरजेंसी मोड के अंदर एंटर हो गया तो स्टार्ट द सिस्टम ऑन द ग्रब 2 बूट स्क्रीन, प्रेस ई की फॉर एडिट। जब बूट ग्रब 2 की जो स्क्रीन आ जाएगी उसके ऊपर मैं प्रेस करूंगा एडिट के लिए। रिमूव द RHBG एंड क्वाइट पैरामीटर फ्रॉम द एंड नियर द एंड ऑफ द लिनक्स X6 लाइन और UEF ऑन द UEF सिस्टम्स। अगर तो मेरे पास बायोस है तो उसके लिए RHGB क्वाइट पैरामीटर होगा। अगर मेरे पास UEFI फाइल सिस्टम है तो उसके एंड पर क्या होगा, लिनक्स EFI और यहाँ यूनिक्स लिनक्स 6 लाइन। ये सारी की सारी ये सारे के सारे हमें रिमूव करना पड़ेगा। और ये एट द फॉलोइंग पैरामीटर एट द एंड ऑफ द लिनक्स X6 लाइन S86 बायो सिस्टम और द लिनक्स EFI लाइन ऑन द EFI पैरामीटर .rd.break। अगर तो मेरे पास जब मैंने RHGB क्वाइट रिमूव कर दिया तो मुझे या तो अगर मेरे पास बायोस है तो मेरे पास लिनक्स 16 लाइन के आगे मैं rd.break लिखूंगा, या मैं लिनक्स EFI के एंड पर मैं rd.break लिखूंगा। व्हेन यू फिनिश प्रेस कंट्रोल X टू द लोड सिस्टम, finally you will boot in the emergency mode. For emergency mode you must remount the file system as readable because it is mounted read only, so you have type to following command। जब मैं एमरजेंसी मोड के अंदर आ गया, एमरजेंसी मोड के अंदर ये मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो लोड हुआ है, ये मेरे पास एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक रेस्क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो मेरे पास सारा सारा रीड ओनली होता है। तो मैं इसको राइटेबल एक्सेस करने के लिए मैं इसको जो मेरे पास एक्चुअल फाइल सिस्टम है उसको मैं माउंट करवाना पड़ेगा, रीड राइटेबल के लिए कि मैं इसको दोबारा माउंट करवाऊँ इस कमांड से, तो मेरे पास रीड राइटेबल माउंट हो जाएगा। ये जो मेरे पास ये जो है ये मेरे पास सारा एक्चुअल फाइल सिस्टम है /sysroot। ठीक है, तो मैं इसको माउंट करता हूँ, माउंट -o रीमाउंट कोमा रीड राइट, किसको करना है, sysroot को। ये मेरे पास माउंट हो गया, sysroot मेरे पास रीड ओनली
ये रीड राइट में मेरे पास जो फाइल सिस्टम है वो माउंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वंस द फाइल सिस्टम हैज़ बी रीमाउंटेड, change into the jail so that sysroot is used as the root of the file system. This is required so that any further command you will run in the regards to the sysroot. This run by chroot/sysroot. अब अगर अभी मैंने अब कोई भी चेंज कमांड फर्दर रन करनी है, कोई भी चीज़ करनी है, यूज़ करना है, फर्दर कमांड्स रन करनी है या कोई और ट्रबल शूटिंग करनी है, तो मुझे उसके लिए एक कमांड यूज़ करनी पड़ेगी chroot/sysroot के। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो जेल ब्रेक है, जो जेल है, वो हमारे पास sysroot की आ गई। chroot एक किस्म की जेल होती है कि हमारे पास जो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अभी जिस तरह हमारे पास लिनक्स रेड हैट के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक किस्म के साथ चल रहे थे, एक रेस्क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम होता है। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एक किस्म की जेल से बना दी गई होती है जिसको chroot का उन्होंने नाम दिया गया है। इस रूट को इसको एक्सेस करने के लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी chroot/sysroot। तो ये मेरे पास एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास आ गया, उसमें मैं चला गया, ऐड हो गया। तो पहले जो मैंने माउंट करवाई थी फाइल को, वो मैं फाइल को रीड तो कर लिया था, लेकिन वो अपने हार्ड डिस्क वाले जो फाइल जो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लोड हुआ मेरी हार्ड डिस्क के अंदर, वो मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है। तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे chroot की कमांड देनी पड़ी। chroot को उसको फिर एक्सेस करूँगा तो मेरे पास ये अपना फाइल सिस्टम सारा आ गया। अब यहाँ पर बैठ के मैं पासवर्ड की कमांड सिंपल दूंगा और एंटर करूंगा तो मुझसे पूछता है नया पासवर्ड बता दो। मैं इसको नया पासवर्ड बता देता हूँ, रेड हैट। ये मेरे पर नया पासवर्ड सेट हो गया। एग्जाम के अंदर आपको जो पासवर्ड दिया गया होगा आपने वही सेट करना। अगर उसने पासवर्ड कैपिटल के साथ दिया, आपने कैपिटल के साथ सेट करना, स्मॉल के साथ स्मॉल के साथ सेट करना। जिस तरह अगर रेड हैट है, पासवर्ड उसने सेट करने को दिया है, रेड हैट का आर कैपिटल है तो हमने आर ही कैपिटल लिखना है, बाकी सारे स्मॉल है तो बाकी सारे स्मॉल करने हैं। अपनी मर्जी से कोई पासवर्ड नहीं रखना है, ना अपनी मर्जी से कोई चेंजेस करनी है। जो उसने एग्जाम में करने को कहा किया होगा वही करना है। सेम कैपिटल लफ्ज उसने रखने को कैपिटल करने, स्मॉल रखने को कहा उसने स्मॉल करने। उसके बाद यहाँ पर एक फाइल लाजमी क्रिएट करनी है, touch.//auto /auto-relabel। अब ये फाइल का काम ये है कि ये क्या करेगा, ये एक दफ़ा पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर SC लिनक्स के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो लेबलिंग है SC लिनक्स की, वो दोबारा के दोबारा सारी पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सेट करेगा। रन टाइम के ऊपर जब मेरी मशीन बूट होगी तो हो सकता है 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी ले ले मशीन बूट होने के लिए, ताकि वो असल में ये सारा अपना पूरा का पूरा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दोबारा वो ऑटो लेबलिंग SC लिनक्स की कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो सारे के सारे सेट कर रहा होता है। ये आपको फाइल लाजमी यहाँ पे जनरेट करवानी है टच की कमांड से। अगर आप यहाँ पे जनरेट नहीं करवाओगे तो आपका पासवर्ड ब्रेक कभी भी नहीं होगा। आपका पासवर्ड ब्रेक आप यहाँ पर खपते रहेंगे और एग्जाम के अंदर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये फ़ाइल लाजमी जनरेट करवानी है हर सूरत में आपको ये फ़ाइल। और इस फाइल में आपको स्पेलिंग का भी ध्यान लाजमी रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़रा सी स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो ये भी फाइल भी दोबारा जनरेट नहीं होगी। तो जिस तरह अभी मेरे पास देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ऑटो रीलेबल है। ऑटो रीलेबल के लिए स्पेलिंग ये है, ऑटो रीलेबल। ठीक है, अब देखा मैंने अब स्पेलिंग ठीक है, वो मैं उस तरह एंटर कर देता फाइल जनरेट ही नहीं होनी थी और वो पासवर्ड भी रीसेट नहीं होना था। तो मुझे बार बार खपना पड़ना था कि पासवर्ड इसका रीसेट नहीं हो रहा है, क्या इशू आ गया, तो उसमें सारा मेरा टाइम वेस्ट होना था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी ख़ास तौर पे इस फाइल के ऊपर, ऑटो रीलेबल फाइल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मेन प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी है पासवर्ड ब्रेक पर। पासवर्ड ब्रेक आपके फिंगरप्रिंट्स पे होना चाहिए कि आपने किस तरह अपनी मशीन का पासवर्ड ब्रेक करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम के अंदर सवाल नहीं कर पाएंगे कोई भी किसी किस्म का। तो इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास फाइल जनरेट हो गई। तो अब क्या आगे कहता है, हेयर फ्रॉम हेयर द रूट पासवर्ड कैन बी रीसेट बाय द पासवर्ड कमांड। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग SC लिनक्स यू शुड रीबूट एट द पॉइंट एंड एवरी should be find. However, the by default
sent to us RSCL7 using use SE Linux in enforcing mode. So we need to fix the context of etc shadow file. This is because when the password command is run, it create a new etc shadow file. SE Linux is not running in this mode. The file is created with no SE Linux context, which can cause problem when we reboot. Create the auto relabel command by using touch. अब इसमें क्या है, एससी लिनक्स के दो मॉड्यूल होते हैं, दो मोड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने पढ़ेंगे, एक डिसेबल मोड होता है, इन्फोर्सिंग मोड होता है। अगर आप यूज़ नहीं करें तो आप वो डिसेबल मोड में, अगर आप एससी लिनक्स यूज़ करें तो इन्फोर्स मोड में होगा। तो एग्जाम के अंदर आपको इन्फोर्स मोड ही रखना होता है, एससी लिनक्स ऑफ नहीं करनी होती। जब एससी लिनक्स ऑन होती है तो वो हमारे पास हर फाइल के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, फोल्डर्स के ऊपर और डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर, सब के ऊपर उसके अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अपने लेबलिंग होती है। तो इसी तरह एक यूज़र्स की जो फाइल होती है etc शैडो फाइल, इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जब मैं पासवर्ड की कमांड देकर एंटर करता हूं तो वो etc शैडो फाइल नई जनरेट होती है, तो उसके साथ उसका एससी लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स नहीं आते। तो एससी लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स को दोबारा सेट करने के लिए मुझे कमांड देनी पड़ती है ऑटो रिलेबल की। अगर मैं ये नहीं दूंगा तो वो कॉन्टैक्ट उसके ऊपर सेट नहीं हो पाएंगे, तो वो मेरे पास दोबारा मैं पासवर्ड सेट नहीं हो पाएगा, तो मैं मशीन को लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, यूज़ नहीं कर पाऊंगा। क्रिएटिंग दिस फाइल विद ऑटोमेटिकली परफॉर्म अ रिलेबल ऑफ द आयल फाइल्स ऑन द नेक्स्ट बूट। जब मैं मशीन को बूट करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे लेबलिंग, पूरे ओएस के ऊपर जो लेबलिंग होगी वो दोबारा इसकी सेट हो जाएगी। नोट दैट दिस मे टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फाइल्स यू हैव ऑन द फाइल सिस्टम। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, लेबलिंग होगी, सब कुछ हो गया। यहाँ पे अगर मैं रीबूट करता हूँ मशीन को तो ये जो ऑटो रिलेबल की फ़ाइल होगी ये मेरे पास नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर लेबलिंग नहीं कर पाएगी, तो मशीन पासवर्ड फिर दोबारा सेट नहीं होगा, वो इशू आ जाएगा। जो etc शैडो फाइल है उसके ऊपर मेरे पास लेबलिंग नहीं हुई, तो जिसकी वजह से वो सारा इशू आना शुरू हो जाएगा, पासवर्ड दोबारा सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर रीबूट कभी भी नहीं करना है, हमेशा एग्जिट करना है। जब एक दफ़ा एग्जिट करूँगा तो ये मेरे पास सिज रूट से बाहर आ जाएगा। जब दोबारा एक दफ़ा एग्जिट करता हूँ तो ये मेरे पास मशीन ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगी। दो दफ़ा एग्जिट करना है, कभी मशीन को रीबूट नहीं करना। अब यहाँ पे देखें वो सेट कर रहा है वार्निंग एससी लिनक्स टारगेट पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर वो एससी लिनक्स को कहता है रीलेबलिंग कुड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे वो एससी लिनक्स को पूरे का पूरा एससी लिनक्स को इसकी जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो सारे के सारे लोड कर रहा है, लेबलिंग कर रहा है उसकी, उसमें वो टाइम लेगा। तो यहाँ पे टाइम 1 मिनट 2 मिनट को ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। एंटर द एग्जिट कमांड ट्वाइस, द फर्स्ट one will enter the exit the chroot jail environment, when the second will exit the inetfsram root shell and reboot the system। ये देखिए मेरी मशीन रीबूट होगी दोबारा। अब मैं इसको लॉगिन कर दूंगा इजीली, ये मेरे पास सारा रूट प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एससी लिनक्स के कॉन्टैक्ट्स पढ़ेंगे, एससी लिनक्स क्या चीज़ है, किस तरह उसकी सिक्योरिटी, किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंट होती है, क्या क्या उसकी सिक्योरिटी मॉड्यूल्स हैं, किस तरह उसके कौन कौन से मोड हैं, प्रोसेस के ऊपर किस तरह एग्जीक्यूट होती है, लाइबल्स के उसके अलावा सर्विसेज के ऊपर एससी लिनक्स किस तरह इंप्लीमेंट होती है, फाइल्स के ऊपर, डायरेक्टरीज के ऊपर किस तरह होती हैं, सारी की सारी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।